Good morning, students. I am Dr. स्मृति जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर ज़ूलॉजी। और हमने अभी सेकेंड ईयर का पेपर 1 शुरू कर दिया था। यहाँ पे आज हम स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ेंगे। स्कॉर्पियन को हम पैलेमनेस भी बोलते हैं। इसके मैंने आपको पहले भी कुछ सिस्टम्स के नोट्स शेयर करे। अभी मैं आपको इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले स्कॉर्पियन यानी कि कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बिच्छू बोलते हैं। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। इसकी क्लासिफिकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। सब फाइलम इज चैलिसरेटा, क्लास इज अरेक्निडा एंड ऑर्डर इज स्कॉर्पियोनिस। जीनस है पैल्मेनस या जनरल या कॉमन लैंग्वेज में अपन या कॉमन भाषा में अपन इसको स्कॉर्पियन कहते हैं। इसका ये कॉमन नेम होता है। ठीक है, अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स जैसा कि बाहरी तौर पर बिच्छू कैसा दिखता है। आप सभी ने बिच्छू को तो देखा ही होगा और डरते भी होंगे इससे, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स या बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्कॉर्पियंस कैसे होते हैं? ये सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं। सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, रात में निकलते हैं। और अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, आपको पता है पत्थर में, मिट्टी में कचरे वगैरह के ढेर होते हैं, उसके पत्तियों के नीचे ये छिपकर रहते हैं और ये रात में निकलते हैं। कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस मतलब ये इन जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, ऐसा नहीं है। दे आर कार्निवोरस एंड प्रीडेशियस एनिमल्स हैं। दूसरे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी ये खा लेते हैं। और ज़्यादातर ये गर्म प्रदेशों में या डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ ये पत्थर चट्टानों के नीचे छुपे हुए पाए जाते हैं। अब इसका भोजन क्या क्या है? मुख्यतः भोजन क्या है? कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ और छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, जो इसको टेरेस्ट्रियल रीजन में मिलते हैं, उनको ये खाता है या वो जीव जंतु उसका भोजन बनते हैं। और ये काफ़ी समय तक भूखा रह सकता है। इसमें जो स्टोर्ड बॉडी जो होती है, स्टोर्ड बॉडी फैट जो होता है, उस पर ये जीवित रह पाता है। एंड ये क्या शो करता है? एक पैटर्न शो करता है विच इज़ नोन एज कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है? जब इसके छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, यंग वंस जो होते हैं, ये उनका भी भक्षण कर लेता है। क्योंकि बहुत भूखा रहता है तो इसके जो बच्चे निकलेंगे तो कई बार ये जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है ये उनको भी खा लेती है। और स्कॉर्पियन कैसा होता है? विविपेरस मतलब सीधे शिशु को जन्म दे रहा है। ये ओविपेरस नहीं है। स्कॉर्पियंस या बिच्छू अंडे नहीं देते, ये शिशुओं को जन्म देते हैं। और जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है वो पेरेंटल केयर शो करती है और अपनी पीठ पर या डॉर्सल सरफेस पर छोटे छोटे जो बिच्छू के बच्चे होते हैं उनको ये अपने पास सुरक्षा प्रदान करते हुए अपनी बैक पर या पीठ पर कैरी करती है। और ये पहाड़ी इलाकों में भी बहुत पाया जाता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा पहाड़ी बिच्छू तो बहुत जहरीला होता है। तो पैलेमनस क्या है? ये इंडियन स्कॉर्पियन है, पूरे भारत देश में पाया जाता है। और पैलेमनस बेंगालेंसिस ये नॉर्थ इंडिया में जनरली पाया जाता है। अब इसकी शेप एंड साइज़ कैसी होती है? द बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। जैसे आपने देखा इसके माउथ रीजन के आगे इसके 2 चैलिसरेट निकले रहते हैं। पीछे पूंछ वाला रीजन क्या होता है? नैरो होता है। और ये चपटा होता है, इसको हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। और साइज़ इसका 1.3 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक का ये पाया जाता है। और इसका कलर कैसा होता है? कलर इसका सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है। कई बार ये लाइट ब्राउन या हल्का पीले रंग का होगा। जो यंग वन होते हैं वो हल्के पीले या हल्के लाइट वाइट से कलर के होते हैं, जबकि बड़ा वाला बिच्छू डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का चमकीला भी होता है। अब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊं, आप पहले इसका डायग्राम देखें, उससे आपको इसकी अधिक जानकारी मिल जाएगी। अब ये देखिए, इसका डायग्राम में हमको समझ में आ रहा है कि ये जो बिच्छू का हमने 2 डायग्राम्स दिखा रखे हैं, एक तो डॉर्सल सरफेस है और एक ये वेंट्रल सरफेस है।
डॉर्सल सरफेस में हम देखें बिच्छू का जो अग्र वाला हिस्सा है, जो माउथ वाला रीजन है, उसमें उसके माउथ को सराउंड करते हुए चेलिसरे हैं, और जो दो क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो पेडिपल्प्स हैं। फिर इसमें बिच्छू के डॉर्सल सरफेस में लेटरल आइज होती हैं, तीन तीन बिंदु जैसे आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं डायग्राम में, दे आर दी लेटरल आइज। लेटरल मतलब साइड में प्रेजेंट है, और बीच में जो प्रेजेंट है वो उसकी मीडियन आइज है। और जो रीजन दिख रहा है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन जो अपन देख रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मीजोजोमा, और टेल रीजन को कहेंगे मेटासोमा। और मेटासोमा में जो छोटे छोटे जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसको टर्गा बोलेंगे, और जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको हम स्पाइन बोलते हैं, या टेल्सन भी बोलते हैं, या एम्पुला, उसमें जो बैग लाइक राउंड स्ट्रक्चर है उसको एम्पुला कहेंगे, और जो उसमें से स्पाइन जैसा या कांटे जैसा निकल रहा है उसको स्पाइन या एक्यूलस कहेंगे। और ये स्पाइन और एम्पुला मिलकर ये बिच्छू के डंक का निर्माण करते हैं, इसको हम टेल्सन रीजन भी बोलते हैं। और इसके जो थोरैक्स रीजन है या मीजोजोमा रीजन जो है उसमें हमको वॉकिंग लेग्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताती हूँ। इसकी बॉडी को हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एंटीरियर भाग कौन सा होगा? प्रोजोमा, मतलब सिफेलोथोरैक्स रीजन, सिफेलिक रीजन, और सिफेलिक मतलब सिर वाला रीजन, और थोरैक्स मतलब सेंटर वाला रीजन। तो सिफेलोथोरैसिक रीजन में को हम प्रोजोमा कहेंगे। और दूसरा है ओपिस्थोसोमा। ओपिस्थोसोमा मतलब एब्डोमिनल रीजन जो है, ये हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ डायग्राम देखिए, तो इसमें ओपिस्थोसोमा रीजन दिखाई दे रहा है। अब ओपिस्थोसोमा रीजन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। जो ऊपर वाला भाग है जो कि 7 या 7 सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, उसको हम मीजोजोमा कहते हैं। मीजोजोमा में अपेंडेजेस नहीं होंगे, परंतु उसका एक्सोस्केलेटन होगा जो कि बिच्छू को सुरक्षा प्रदान करेगा, उसको हम स्क्लेराइट कहते हैं। और स्क्लेराइट में एक डॉर्सल प्लेट होती है, कवरिंग होती है, उसको हम टर्गम कहते हैं, और एक वेंट्रल प्लेट होगी उसको हम स्टर्नम कहेंगे। दो रीजन्स हो गए, डॉर्सल मीन्स ऊपर वाला रीजन, वेंट्रल मीन्स नीचे वाला रीजन। जब बिच्छू का हम कलर देखते हैं ऊपर से ब्लैकिश होता है पर नीचे से वो हल्का सा वाइटिश होएगा, उसका वेंट्रल रीजन जो कि हम स्टर्नम कहते हैं। और ये दोनों प्लेट्स आपस में, इसमें जो 7 प्लेट्स दिखेंगी वो आपस में आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी होती हैं। और वेंट्रल जो सरफेस होएगा, जो बिच्छू का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से वो ज़मीन के स्पर्श में रहता है, वहाँ पे हमको कुछ एक स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे। जो वेंट्रल डायग्राम, अब देखो वेंट्रल साइड का डायग्राम देखेंगे हम, तो इसमें हमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें दिखेगा जेनाइटल ऑपरक्यूलम। जेनाइटल ऑपरक्यूलम मतलब कि वो इट इज़ रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने देखा दो हिस्से हैं, डॉर्सल वाला प्लेट टर्गम है, वेंट्रल वाला स्टर्नम है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि स्टर्नम के फर्स्ट जो मीजोसोमैटिक सेगमेंट है वहाँ पर एक छोटा सा जेनाइटल अपर्चर होता है, और वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, राउंड होता है, एंड वो जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है मूवेबल होता है, और उसको हम कहते हैं जेनाइटल ऑपरक्यूलम। ठीक है। अब दूसरा रीजन जो दिखेगा हमको दिखेंगे पैक्टिन्स। पैक्टिन्स क्या होंगे? सेकंड मीजोसोमैटिक सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं, और एक कंघी जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 सेगमेंटेड होता है, 3 सेगमेंट्स होते हैं। इसमें शाफ्ट या हैंडल होता है जो कि मीडियन लाइन से जुड़ा रहता है। बीच में हम बीचों बीच देख रहे हैं कि वो कंघी जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट 2 हिस्सों में बटे हुए दिख रहे हैं। तो पोस्टीरियर रीजन में पैक्टिन के 4 से लेकर 36 संख्या तक टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कंघी के शेप में या कंघी के आकार में अरेंज होते हैं। और पैक्टिन्स का फंक्शन क्या होता है? ये टेक्टाइल या ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, दे आर सेंसरी इन फंक्शंस, और मेल्स में लार्जर होते हैं इन कंपैरिजन टू दी फीमेल्स। फिर हम आएंगे स्टिग्मेटा पे। अब क्या होगा? हमने पढ़ा टर्गा और स्टर्ना। अब स्टर्ना में के 3rd, 4th, 5th एंड 6th मीजोसोमैटिक सेगमेंट्स जो होते हैं वो दे बियर अ पेयर ऑफ लेटरल ओब्लिक होगी वो, और स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होगा विच इज़ नोन एज स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा क्या कार्य करेगा? वो पल्मोनरी सैक या बुक लंग्स में की तरफ वो ओपन करेगा।
अब हम चलते हैं मेटासोमा वाली स्ट्रक्चर पर। मीजोसोमा के बाद ये जो ओपिस्टोसोमा था, हमने देखा प्रोजोमा है फिर ओपिस्टोसोमा है। ओपिस्टोसोमा में क्या क्या हो गया, मीजोसोमा हो गया, मेटासोमा हो गया। हमने मीजोसोमा में देखा 7 प्लेट्स थी। नाउ वी हैव कम बैक टू दी come towards the lower side or the tail end, that is the metasoma part. अब मीजोसोमा क्या करेगा, मीजोसोमा विल लीड इनटू दी मेटासोमल पार्ट। मेटासोमा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल है इसकी शेप, पतला है, नैरो सिलेंडर है और इसमें 5 सेगमेंट्स होते हैं एंड इट इज़ यूजुअली हेल्ड्स अपवर्ड्स, ये आर्क जैसा बनता है। टेल जो अपन बोलते हैं ना, बिच्छू की पूंछ जो है या टेल लाइक रीजन है, उसको आर्क जैसे ये ऊपर कर लेता है। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया था, स्टिंग एपरेटस जो बन रहा है, वो एम्पुला और स्पाइन से मिलकर बनता है। उसके लास्ट हिस्से में टल्सन जो है वो स्टिंग एपरेटस बनाता है। और इसके अंदर क्या होता है, एम्पुला के अंदर एक जोड़ी पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं जो कि दे आर एनसर्कल्ड बाय या एनक्लोज्ड बाय स्मूथ मसल्स एंड पॉइजन ग्लैंड्स के डक्ट्स दे ओपन बाय अ पेयर ऑफ माइन्यूट अपर्चर्स एट द टिप ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का जो टिप है उसमें सूक्ष्म छिद्र होता है, वहाँ पे जाके ये पॉइजन ग्लैंड्स खुलते हैं। और हमने अभी बताया कि इसकी टेल आर्क जैसे मुड़ जाती है और कभी भी इसका एनिमी या जो भी इसको दिखता है तो उसको जब भी इसको स्टिंग करना होगा तो अपनी टेल को मोड़ता है और ये उसको पियर्स कर देता है, जिसके कि इसके जो स्टिंग से जहर जो होता है वो उस एनिमी तक चला जाता है एंड इट इज़ पॉइजनस और वो एनिमल मर जाता है। या जो भी होता है बड़ा एनिमल होगा तो उसके हिसाब से उसके जहर की मात्रा के हिसाब से उसमें रिस्पॉन्स दिखाई देगा। अब हम इसके एक्सटर्नल अपर्चर्स पे चलते हैं। एक्सटर्नल अपर्चर्स मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। एक्सटर्नल अपर्चर्स मतलब जो बाहर की तरफ जो इसके जनन छिद्र या माउथ है वो जब खुलेंगे वो उसके एक्सटर्नल अपर्चर्स कहलाएंगे, जो एनिमल की बॉडी को बाहरी वातावरण से एक्सपोज करेंगे। तो एक्सटर्नल अपर्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या था, माउथ था। माउथ कैसा होगा, माउथ एक स्मॉल ट्रांसवर्स अपर्चर जैसा स्ट्रक्चर है और प्रोजोमा एंटीरियर साइड में को हमने बोला प्रोजोमा, और ये सेफेलिक अपेंडेजेस के बीच में स्थित होता है। इसमें काइटिनस लोब होता है, लेब्रम होता है जो कि मुंह से लटका हुआ रहता है, वहाँ से ये कीट मकोड़ों का सेवन करता है। दूसरा अपर्चर जो होएगा वो एनस होएगा। ये कैसा होगा, एक स्मॉल मीडियन अपर्चर होता है और ये वेंट्रल साइड में टेल्सन के नीचे ये पाया जाता है। फिर हमने देखा जेनाइटल अपर्चर भी था, ये वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट था, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ मीजोसोमा में प्रेजेंट था। चौथा हमने देखा स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा क्या है, इसमें 4 पेयर्स होंगे, स्लिट लाइक ओब्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे विच ओपन इनटू द बुक लंग्स एंड ये एक पेयर हर एक मीजोसोमेटिक सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा 5वीं ओपनिंग एक्सटर्नल अपर्चर क्या था, इसका ओपनिंग ऑफ कॉक्सल ग्लैंड थी। अब कॉक्सल ग्लैंड्स कैसे होंगे, दीज आर पेयर्ड होते हैं और कॉक्सा जैसे नाम दे रखा है कॉक्सल ग्लैंड का, तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं, इन ईच कॉक्सा ऑफ द 3rd पेयर ऑफ लेग्स। तो ये कॉक्सल ग्लैंड्स हैं। अभी हम आगे चल के इनका फंक्शन भी पढ़ेंगे। फिर ओपनिंग्स ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स भी हैं, जो कि स्टिंग एपरेटस हमने अभी देखा, स्टिंग में उसका टिप ऑफ द स्पाइन में ये ओपनिंग हो रही है जिससे कि पॉइजन ग्लैंड कनेक्टेड होता है एंड पॉइजन इज थ्रोन आउट टू द एनिमी। अब इसमें एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है। अरैक्निड्स मतलब स्कॉर्पियंस और मकड़ियाँ जो होंगी वो अरैक्निडा में आती हैं। इनमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है जो कि कार्टिलेजिनस प्लेट्स से मिलकर बनता है, उसको हम एंडोस्टर्नाइट कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी। और कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये प्रोजोमा और मीजोसोमा के बीच में पाया जाता है। और ये इसकी जो नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड जो पास होती हैं इसके वेंट्रल रीजन में, तो उनकी भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें कई प्रोसेसेस एंटीरियर साइड में भी होंगे, पोस्टीरियर में भी, हॉरिजॉन्टल साइड में भी होगा और मसल से अटैच रहते हैं जिससे कि ये एनिमल को स्टिफनेस भी प्रदान करते हैं और इसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। Posteriorly, the body of endoskeleton is fused with chitinous plates called diaphragm.
अब डायफ्राम क्या है? इट इज़ परफोरेटेड बाय नर्व कॉर्ड, एलिमेंट्री कैनाल्स, मसल्स एंड डॉर्सल एओर्टा। तो ये तो इसके एंडोस्केलेटन के बारे में हमने चर्चा करी। अब वी कम टू क्विक डिस्कशन अबाउट द अपेंडेजेस फाउंड इन द स्कॉर्पियन। सो वी कम टू द अपेंडेजेस रीजन। अब हमको पहले वाला डायग्राम अगर आप लोग को ध्यान हो, स्कॉर्पियन का हमने जो एंटीरियर साइड देखा था माउथ की तरफ का, तो उसमें हम देखेंगे कि उसके अपेंडेजेस हैं, वॉकिंग पेयर ऑफ लेग्स भी है, और इसके भोजन करने के लिए भी इसमें पेडिपेल्स, चलिसरे इस तरह से होंगे। तो इसके बारे में मैं क्विक डिस्कशन करती हूँ। अपेंडेजेस इसमें क्या है? इसमें 6 जोड़ी उपांग पाए जाएंगे जो कि सिफेलोथोरेसिक रीजन में होंगे। अब इसमें क्या होगा? देयर आर अ पेयर ऑफ चलिसरे, अ पेयर ऑफ पेडिपेल्पाई एंड 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो टोटल 6 उपांग हो गए। इसमें 6 उपांग में से क्या हो गया? एक जोड़ी चलिसरे हैं, एक जोड़ी पेडिपेल्प्स हैं और 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स हैं। अब चलिसरे के बारे में हम देखें, पहले हम इसका डायग्राम देखें कि चलिसरे का डायग्राम में क्या है कि एक तो बेसल सेगमेंट दिखाई दे रहा है और एक मूवेबल फिंगर है। मूवेबल फिंगर जो दिख रही है उसमें आपको दांते जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो अब इसका हमको जहाँ भी दांते लाइक स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, तो या तो ये अपने एनिमी या प्रे को पकड़ने के काम आ रहे हैं या पीसने के काम आते हैं। तो अब हम इसका जल्दी से फंक्शन पढ़ते हैं। चलिसरे क्या होंगे? ये एंटीरियर मोस्ट एंड पर या प्री ओरल अपेंडेजेस होते हैं और पास मुंह के पास में ही पाए जाते हैं। ये एंटीना के जैसे ही, जैसे क्रस्टेशियंस में एंटीना होते हैं उसी तरह से इनका भी सेम फंक्शन होता है, माउथ के पास में ही होते हैं ये। और चलिसरा कैसा होता है? छोटा होता है। इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, चीलेट स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट सेगमेंट कैसा होगा? स्मॉल होगा, ट्रायंगुलर एंड रिंग लाइक होगा एंड लाइज कंसील्ड बीनीथ द कैरापेस। हमने देखा इसका जो थोरेसिक रीजन है, सिफेलोथोरेसिक रीजन में कैरापेस कवरिंग होती है। सेकंड सेगमेंट कैसा होगा? इसका लार्ज होगा, सोलन होगा एंड एंटीरियर एंड का इसमें देखेंगे, इसमें टूथड या दांते लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक इमूवेबल फिंगर बना देता है जिससे कि इसको हम चीला भी कहते हैं। और थर्ड सेगमेंट में क्या होगा? थर्ड सेगमेंट में भी मूवेबल फिंगर होगी और ये मैंने आपको पहले इसका फंक्शन बताया। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग द प्रे एंड टीयरिंग द प्रे। उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके ही खाएगा। तो इन दांतों लाइक स्ट्रक्चर से वो काम करता है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, दैट इज़ दी पेडिपेल्प्स। पेडिपेल्प्स का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। पेडिपेल्प्स का यहाँ आप देखिए, पहले डायग्राम देखिए। पेडिपेल्प्स में हम देख रहे हैं कि इसमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमरस, ब्रेकियम, मैनस एंड मूवेबल फिंगर दिख रही है और एक इमूवेबल फिंगर दिख रही है। जैसे कि अपने जबड़ा होता है, इसमें हम देखते हैं लोअर जॉ इज मूवेबल वेयर एज दी अपर जॉ इज इमूवेबल। सिमिलरली इनका जो पेडिपेल्प है इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें एक इमूवेबल फिंगर है, एक मूवेबल फिंगर है। तो एक तो उसको प्रे को उसको पकड़ेगी और मूवेबल फिंगर उसको क्रश करती है, उसको चबाने के काम करती है। अब कॉक्सा क्या होगा? कॉक्सा सबसे छोटा वाला सेगमेंट है, बेसल सेगमेंट है, ठीक है। और कॉक्सा क्या करेगा? इसके माउथ के पास एक ब्लंट ब्लेड लाइक प्रोसेस होती है, उसको ग्नैथोबेस कहते हैं। और ग्नैथोबेसिस क्या करते हैं? और बोथ साइड दे सर्व एज जॉज, जबड़े के जैसे काम करते हैं और उसको जो उसका प्रे है या उसका भोजन जो है उसको क्रश करने में सहायता करते हैं। ट्रोकेंटर एंड ह्यूमरस का क्या कार्य होता है? ट्रोकेंटर तो स्मॉल होता है, कॉक्सा के आगे प्रेजेंट होता है और ये राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट होता है। शॉर्ट होता है, छोटा होता है, स्टाउट होता है, बट पावरफुल होता है ये। क्योंकि जब तक ये पावरफुल नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये इसके जीव जंतु का जिसका भक्षण करता है वो इसको कैसे पकड़ पाएगा? इसलिए ये ह्यूमरस और ये ट्रोकेंटर क्या होते हैं? दे आर स्ट्रॉन्गर। अब ब्रेकियम कैसा होता है? ब्रेकियम ह्यूमरस के ऊपर होगा, ऊपर की तरफ होता है। हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं? दे आर हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब यहाँ पे इतने सारे जॉइंट्स के बारे में हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो इनका फंक्शन भी है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस को मूवमेंट में सहायता करेगा। मूवमेंट मतलब उसका जो प्रे को पकड़ने के लिए वो मूवेबल जॉइंट जैसे एक्ट करता है। मैनस एंड मूवेबल फिंगर। मैनस या हैंड इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट, इट
क्या सबसे बहुत पावरफुल चीला होता है, मूवेबल फिंगर मैंने आपको पहले ही बताया, वो मूव करेगी और जो टूथ होते हैं, टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके इनर साइड्स पे, तो उससे ये अपने भोजन का भक्षण करती है और उसको क्रश करने में सहायता करते हैं। नाउ वी कम टू दी, हमने देखा 4 पेयर्स ऑफ इसमें वॉकिंग लेग्स होते हैं। यहाँ आप देखिए वॉकिंग लेग्स का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। वॉकिंग लेग में क्या होगा, अगेन इसका लेबलिंग देखो आप लोग, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, हमने देखा जो 4 लिम्स होते हैं वहाँ पे ह्यूमरस होता है, हाइंड लिम्स में फीमर होता है, ये भी स्ट्रांग होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉकिंग लेग्स में कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया और बाकी टार्सल्स एंड क्लॉज दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये सारे जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, दे विल हेल्प द एनिमल टू मूव या वॉक या लोकोमोशन में वो सहायता करेंगे। ये 4 जोड़ी उपांग वॉकिंग लेग्स होते हैं, इसमें कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, पैटेला, टिबिया, प्रोटार्सस एंड टार्सस रीजन होते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम से इसको याद करना ही होगा, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए और उसकी लेबलिंग भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होएगा, दिस विल हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द एनिमल। अब दिखाई दे ही रहा है आपको कि 5 हिस्सों से बन रहा है ये। ट्रोकैंटर छोटा है, वो इट इज़ लीडिंग टू द फीमर, फीमर के बाद क्या होगा, फीमर पैटेला में जा रहा है, पैटेला भी लॉन्ग है और नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। टिबिया इज ऑल्सो इलोंगेटेड एंड इसमें एक टिबियल स्पर भी होगा, छोटा सा प्रोजेक्शन होगा। प्रोटार्सस होगा, उसमें क्लॉ लाइक स्पर्स होंगे, पीडल स्पर्स होंगे। टार्सस कैसा करेगा, 3 मूवेबल कर्व्ड पॉइंटेड क्लॉज होंगे इसमें टार्सस में, 2 डॉर्सल एंड या सुपीरियर एंड 1 वेंट्रल या इन्फीरियर। ठीक है, ये क्लॉज हो गए पिच्छू के, तो इनसे ये लोकोमोशन करता है। नाउ वी कम टू दी लोकोमोशन इन स्कॉर्पियंस। अब स्कॉर्पियन क्या है, इट कैन मूव, ये लोकोमोशन करता है, किसकी सहायता से करता है, इसके 4 जोड़ी उपांग जो हैं उन या वॉकिंग लेग्स हैं उनकी सहायता से ये वॉक करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया टेरेस्ट्रियल या रेगिस्तानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में ये पाए जाते हैं, तो वहाँ ये मूवमेंट भी करते हुए दिखते हैं। तो इसमें अगेन इसके अपन ने पढ़े थे लेग्स कैसे होते हैं इसके, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर्स, टार्सल सेगमेंट्स होंगे और जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, उनके हिसाब से ये मूवमेंट करता है। ठीक है, अब ये डायग्राम में आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये चारों पेयर जो इसके वॉकिंग लेग्स का जो नंबर दे रखा है, ये चारों पेयर वॉकिंग लेग्स हैं जिसके कि ये वॉक करता है, जिसके कारण ये बहुत तेज भाग भी सकता है इसका, और ये आगे की तरफ मूव करता है, जर्किंग मोशन से मूव करता है और 4 जोड़ी उपांग हैं इसमें। ये स्पीड भी चेंज कर लेता है, एकदम से गोल भी घूम जाता है, पीछे भी पीछे बैक भी मोशन भी कर लेता है और ये अपने आप को मिट्टी में दबा भी लेता है, मिट्टी में मतलब बरो कर लेता है, गड्ढा भी खोद सकता है ये। इस तरह से इसका ये लोकोमोटरी मोशंस होते हैं इसके। अब हम इसका आप लोग डायग्राम देखना, इसको रीड भी करना। अब हम फटाफट इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं, वी विल गो थ्रू दी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा इसमें क्या क्या हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि हमने भोजन देख ही जैसे इंसेक्ट्स या कार्निवोरस है, कुछ भी खा लेता है ये। इसमें क्या क्या होगा, इसके एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होगा, प्री ओरल कैविटी होगी। प्री ओरल कैविटी मतलब इसको हम इसका एलिमेंट्री कैनाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट या हाइंड गट। फोरगट को स्टोमेडियम कहते हैं, मिडगट को मिजेंट्रॉन कहते हैं, हाइंड गट को प्रोक्टोडियम कहते हैं। तो प्री ओरल कैविटी मतलब मुंह के हिस्से वाली कैविटी होगी। इट इज़ बाउंडेड डॉर्सली बाय 2 चेलिसेरे और इसमें रोस्ट्रम होगा। रोस्ट्रम में भी क्या होगा, दांते लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इसको खाने में फूड जो फिसले नहीं वापस बाहर मुंह के, उस तरह से वो उसको काम करता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है पर दांते जैसा होता है। अब इसमें क्या क्या होगा कि फोरगट, एलिमेंट्री कैनाल में हो गया फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। फोरगट में क्या क्या होगा, माउथ, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। माउथ का हमने बता ही दिया था, एक्सटर्नल अपर्चर जब पढ़े थे कि माउथ कैसा होगा। अपर्चर इसमें स्लिट लाइक होगा और इसके बेस में रोस्ट्रम होगा और इसके पीछे क्या होगी, प्री ओरल कैविटी। माउथ विल कहाँ लीड इन टू दी फेरिंग्स। ये देखिए आप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखिए,
यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोजोमा, मीजोजोमा, मेटासोमा पढ़ाया था। तो माउथ है, माउथ इज लीडिंग टू फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स किस में खुल रहा है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस स्टमक में खुल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टमक में हिपैटिक डक्ट्स भी आके मिल रहे हैं, तो हिपैटिक डक्ट्स अपना सिक्रीशन रिलीज करेंगे इसमें। फिर हम देख रहे हैं प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन आई, हिपैटोपैनक्रियाज भी हैं, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। फिर क्या होएगा? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। फिर जाके पोस्ट एब्डोमिनल जो इसका टेल रीजन है वहाँ पे पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन आ जाएगी मेटासोमल रीजन में, विच विल लीड इनटू द हाइंड गट। हाइंड गट विल ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द एनस। तो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने बात करी। और इसकी शेप आप लोग पढ़िए, देखिए माउथ तो क्या था? माउथ छोटा था, नैरो था, और इसमें ट्रांसवर्स अपर्चर था। माउथ क्या करेगा? फेरिंग्स में लीड कर रहा है, और माउथ एक नैरो पैसेज जैसे है, और इट हेल्प्स ओनली द पैसेज ऑफ जूसेस एंड पल्प्स टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा होगा? डायग्राम में आप देखते जाना। फेरिंग्स एक लार्ज पियर शेप बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, जिससे कि वो फूड को आगे नेक्स्ट ईसोफेगस पार्ट में सेंड करेगा। फेरिंग्स कैसा होएगा? इट इज़ प्रोवाइडेड विद द काइटिनस इनर लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग होगी उसकी, काइटिनस होगी, और मसल्स होंगे। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। और ये स्फिंक्टर्स भी हैं, डायलेटर्स भी हैं, जिससे भोजन आता है तो उसको स्फिंक्टर्स एंड डायलेटर्स के हिसाब से थोड़ा पचाता है, ये क्रश करता है, और फिर बाद में ये उसको ईसोफेगस में भेज देता है। ईसोफेगस कैसा है? इट इज़ अ शॉर्ट नैरो ट्यूब, ठीक है। फेरिंग्स के पिछले हिस्से से स्टार्ट होगी और एक्सटेंड करती है। इसमें नर्व रिंग्स ओपन होती हैं, और ये स्टमक में जाके खुल जाती है। एक वॉल्व होता है जिसके के कारण कि स्टमक में जो फूड जाता है वापस ईसोफेगस की तरफ नहीं आता, इसको स्लीव वॉल्व कहते हैं। नाउ वी कम टू दी मिडगट। मिडगट में क्या क्या होएगा? मिडगट में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तब स्टमक क्या करेगा? और इसमें मिडगट की इनर लाइनिंग एपिथेलियम से होती है, एंड इसमें कोई काइटिनस लाइनिंग नहीं होती। स्टमक क्या करेगा? स्टमक अगेन एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री कैनाल का थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, और सिफेलोथोरैक्स रीजन में पाया जाएगा। ये ईसोफेगस से एक्सटेंड करेगा डायफ्राम तक, और इट इज़ कवर्ड ऑन दी साइड बाय, इसके जो स्टमक के साइड में स्टमक ग्लैंड पाया जाएगा। और ये ग्लैंड क्या करते हैं? इसमें 3 लोब्स होते हैं, 2 लेटरल होते हैं और एक मीडियो डॉर्सल लोब होता है, जो कि स्टमक के अंदर खुलता है विद द हेल्प ऑफ लेटरल डक्ट्स, ठीक है। हक्सले ने, साइंटिस्ट था हक्सले, उसने इनको सलाइवरी ग्लैंड के जैसा माना, जो सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है उसी तरह से इनका भी कार्य माना है इसमें। अब इंटेस्टाइन कैसी होगी? इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये डायफ्राम से एक्सटेंड करता है टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द एब्डोमन, विच ओपन्स इनटू द हाइंड गट। लास्ट वाले सेगमेंट एलिमेंट्री कैनाल में खुलेगी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लैंडुलर वॉल्स हैं, और प्री एब्डोमिनल एंड पोस्ट एब्डोमिनल रीजन्स में बांटी जा रही है। 2 हिस्सों में कर दिया, प्री एंड पोस्ट एब्डोमिनल रीजन में डिवाइड हो गई है। अब इसमें क्या होगा कि नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जहाँ पे कि elongated एंड ब्लाइंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। इन ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है? दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। अब इसके हम चलते हैं, इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने देखा, अभी हिपैटोपैनक्रियास के बारे में भी पढ़ा था, हमने देखा था डायग्राम में। ये एक लार्ज ब्राउन कलर का लोब्स होते हैं, और ये प्री एब्डोमिनल कैविटी ऑक्यूपाई करते हैं। इसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, या लिवर कहते हैं, या काइलियंट्रॉन कहते हैं, या हिपैटोपैनक्रियास कहते हैं। अब ये क्या होगा? एक ग्लैंड है, इसमें 5 पेयर्स होंगे डक्ट्स के, लेटरली प्लेस्ड भी होंगे। ये कैसे होते हैं? नैरो होते हैं, सकड़े होते हैं हेपेटिक डक्ट्स, एंड दे ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, जिससे कि अपना सिक्रीशन इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, जिससे कि जो उसमें भोजन है वो पचाने के काम आता है, हिपैटोपैनक्रियास का सिक्रीशन। अब इसमें इनर जो हिपैटोपैनक्रियास है, इसमें इंटरनल लाइनिंग इज ऑफ एपिथेलियम, और ये थिन मेम्ब्रेन होती है। इसको हम ट्यूनिका प्रोप्रिया भी कहते हैं, या पेरिटोनियल कवरिंग भी कह सकते हैं इसको।
और सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लेयर जो होएगा दो तरीके के होंगे। एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगे जो कि बड़े बड़े होंगे और काफ़ी संख्या में होंगे। इनका कार्य क्या होएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल फ्रॉम द फूड। एंड फर्मेंट सेल्स होंगे जो कि छोटे होते हैं साइज़ में और इनकी संख्या कम होती है। अब हम चलते हैं भोजन को, उसको भी डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज़ द हाइंड गट। हाइंड गट क्या होगा? सबसे स्मॉल एंड स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पे कुछ समय के लिए फूड जो होता है स्टोर हो जाता है। ये मेटासोमैटिक सेगमेंट में पाया जाता है एंड वो इंटरनली लाइंड होता है काइटिन से। काइटिनस कवरिंग होती है इसमें एंड एनस के द्वारा ये बाहरी वातावरण में ये खुल जाता है एंड अल्टीमेटली द फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी थ्रू एनस। और ये एनस कहाँ लोकेटेड होती है? एट द बेस ऑफ द टेल्सन। ठीक है, अब हम इसका फूड एंड फीडिंग की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस का मैंने शुरू में बताया ही था कि कैसे हैं ये। दे आर कार्निवोरस प्रीडेशियस एनिमल्स होते हैं। स्कॉर्पियंस जनरली कीड़े मकोड़ों के ऊपर भोजन करते हैं, ये उनको खाते हैं। और जो लार्ज स्पीशीज़ होती है जनरली स्नेक्स को भी खा लेती है, लिजर्ड्स को भी खा लेती है, डंक मारती है और जो उसकी चोट पहुंचती है जिस एनिमल के वो हिस्सा वो खाने लग जाती है। ये रात्रिचर होते हैं, रात में निकलते हैं और ये इनके मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके बॉडी में जो होते हैं बाहर की तरफ, तो उससे डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं और दे आर एबल टू आइडेंटिफाई देयर प्रे और उसको वो टेल्सन से ये पंचर करते हैं, अपना जहर भेजते हैं उसमें और फिर जब वो अधमरासा हो जाता है तो उसका भक्षण कर लेते हैं ये। और स्कॉर्पियंस इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर मिट्टी में या कहीं पत्तियों वत्तियों में कोई इनका कीड़ा मकोड़ा कोई छुपा होगा तो उसको भी वो ढूंढ लेते हैं। और बरोइंग इनकी हैबिट है, वो अपने लेग से और चली सिरे से इसको हटा के, पत्तियाँ और मिट्टी वगैरह हटा के अपना प्रे या फूड ढूंढ लेती हैं और उसको खा लेती हैं। स्पेशल मैकेनो रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी वॉकिंग लेग्स। और जैसे ही अगर ये चल रहे हैं उनके नीचे से कोई कीड़ा मकोड़ा छोटा सा पास होता है तो उसको वेव्स जो होती हैं उसके चलने की, उसको ये पहचान जाते हैं, सेंस कर लेते हैं और उसको जल्दी से ये शिकार भी कर लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बिच्छू ने कैसे इस मक्खी का या कीड़े का शिकार किया। कीड़े में ये ग्रास हॉपर दिख रहा है, ग्रास हॉपर भी बड़ा होता है साइज़ में, पर इसने अपनी आर्क जैसी टेल्सन जो थी इसकी मेटासोमल पार्ट, इसको आर्क जैसे घुमाया और यहाँ हम देख रहे हैं टेल्सन उसको आगे चलिसरे से, इसके माउथ के आगे जो चलिसरे थे फोर्क जैसे स्ट्रक्चर से उससे तो पकड़ लिया और अपने टेल्सन से इसको पंचर करा, इसके स्पाइन घुसाया, जहर भेजा और अब इसको ये खा लेगा। तो इसका फूड एंड फीडिंग इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि क्या क्या होता है। भाई हमको पता ही है जब फूड इसके माउथ में आएगा, दांतों से कटेगा, फेरिंक्स में आएगा, फेरिंक्स में मसल्स थे तो उसको ग्राइंडिंग करेंगे, एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड फॉर्म में फूड आ जाएगा, या इसको हम ऑर्गेनिक सूप भी कह सकते हैं जो कि वो आगे अपने इंटेस्टाइन में भेजेगा ये। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन कैसे कैसे होगा? फूड कैसा होगा? फूड कैसा होगा? फूड इज रिड्यूस टू पल्प इन द प्रीओरल कैविटी, जो होगी उसमें पल्प जैसे रिड्यूस हो जाएगा और ये पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम द्वारा पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। और एल्वियोलर ग्लैंड्स भी इसमें अपने सिक्रीशंस भेजते रहते हैं जो कि मैक्सिलरी प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होगा? जब ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो स्टमक ग्लैंड्स हमने देखा, हेपेटोपेनक्रियाज वगैरह थे, वो भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे। स्टमक ग्लैंड्स अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का डाइजेशन करेंगे। और जब फूड इंटेस्टाइन में रीच करता है ये हेपेटोपेनक्रियाज भी अपना सिक्रीशंस भेज देते हैं, where digestion is performed by the enzymes, amylase और catalase ब्रेक डाउन एंड एब्सॉर्प्शन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में सहायता करते हैं। और ये एंजाइम्स किससे सिक्रीट हो रहे हैं? हेपेटोपेनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है उसमें, अब आगे जाके जो इतने सारे एंजाइम्स आ गए तो फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सहायता करेंगे
और फूड जो डाइजेस्टेड फूड है इट अकर्स इन द प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल रीजन, और अनडाइजेस्टेड फूड होएगा वो पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में हाइंड गट में पहुंच जाएगा एंड इट इज़ अल्टीमेटली एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस. सो टुडे वी हैव स्टडीड अ लॉट, बहुत सारा पढ़ लिया अपन ने. We have studied about the characters, about the classification, about the habitat, about the appendages and even the digestive system of the scorpion. And rest मैंने आपको excretory system, nervous system और इसका respiratory system के मैंने आपको notes share किए. Please go through the notes and this chapter also. कोई problem हो तो मुझसे आप लोग WhatsApp पे मुझसे पूछ सकते हैं आप. So okay, bye. We will meet soon in the next class. Till then, bye.